ओम शांति। उदार दिल, सरल जिनका व्यक्तित्व, उदाहरण मूर्त, हम सभी के जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली बाल ब्रह्मचारिणी हमारी परम श्रद्धेय आशा दीदी जी का हम एक हाथ हिलाकर वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय दीदी बाल्यकाल से ही आध्यात्म हर श्वास में उनके परोसा गया। दीदी जी हमारे यज्ञ की कोहिनूर हैं। एजुकेशन लाइफ में भी आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आध्यात्मिक जगत में भी मील के पत्थर का आपने काम किया है। कई कार्य आपके सराहनीय हैं। आप हमारे यज्ञ की अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं और साथ में जिसे हम कह सकते हैं मिनी मधुबन, जो भी वहाँ जाता है ये फीलिंग लेके आता है। ओआरसी रिट्रीट सेंटर की आप निर्देशिका हैं और साथ में प्रशासनिक विंग की आप चेयरपर्सन हैं। तो दीदी के पास दादी के अनुभव के अखुट खजाने हैं, तो उस खजाने से कुछ हम सबके बीच शेयर करेंगी आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। प्यारे बाबा ने 2 दिन पूर्व हम बच्चों के भाग्य की महिमा की और हम सब ने उसका कितना आनंद लिया। एक नशा, रूहानी रुहाब, कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान खुद बैठकर हम बच्चों के भाग्य की रेखाएं खींचते हैं। उस भाग्य में संगम युग पर मम्मा बाबा, दादियाँ, इनकी पालना मिलना ये एक एक्स्ट्रा भाग्य है। और मैं अपने आप को परम भाग्यशाली मानती हूँ कि ये सौभाग्य संगम पर प्राप्त हुआ। मम्मा बाबा का भी हुआ तो दादियों का भी हुआ। बाबा ने 1958 में जब हम लोग ज्ञान में आए कानपुर में, बाबा से मुलाकात 1959 में मधुबन में हुई। तो उस समय बाबा ने लौकिक पिता को ये डायरेक्शन दिया कि बच्ची को पढ़ाना है, दोनों पढ़ाई पढ़ाना है और इंग्लिश में पढ़ाना है। इसको मैं विदेश भेजूंगा। उस समय एक भी सेंटर तो क्या, कोई विद्यार्थी नहीं थे विदेश में। लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी हैं, भृगु ऋषि हैं। बाबा हर आत्मा का भविष्य जानते हैं। उस समय मेरी आयु मात्र 9 वर्ष की थी। तो पढ़ाई पढ़ते रहे और ये भी एक भाग्य रहा कि अपनी आदरणीय दादियाँ, वरिष्ठ भाई दादाएं, क्योंकि शुरू में बहुत थोड़े होते थे, परिवार के परिवार थे, तो लौकिक घर में भी एक नहीं अनेकों बार उनका आना हुआ है।
तो दादी की नज़र बचपन से ही थी। एक दिन मैं प्रदर्शनी समझा रही थी, ये बात बेंगलोर की है। कानपुर से हम लोग फिर बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे 64 में। तो दादी बेंगलोर आए थे और दादी राउंड लगा रहे थे। दादी ने देखा मैं समझा रही हूँ प्रदर्शनी, दादी की नज़र पड़ी और तब से दादी के मन में ये था कि इस कन्या को बाबा की बनाना है। तो जब भी मिलती थी दादी तो हमेशा पूछती थी, आशा तुम किसकी आशा हो? और पक्का कराती थी, तुम बाबा की आशा हो। पक्का था। फिर अपनी पढ़ाई संपन्न करने के बाद लगभग मैंने बीए कंप्लीट किया था और 69 में मधुबन में पहली ट्रेनिंग जो कॉलेज में कन्याएं जाती हैं उनकी हुई थी। और उस ट्रेनिंग में हमें बुलाया गया था। सच पूछे तो उस समय मैं अवॉइड करना चाहती थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत टाइट होती है और इस ट्रेनिंग के बाद फिर सेंटर पर जाना होता है। तो मैं तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। रोजी बेन हमारी टीचर थी उस समय बेंगलोर में, और मुझे ये भी बताया गया था कि जो ट्रेनिंग है उसमें एग्ज़ाम भी होता है। मैंने माँ को बोला मैं ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगी, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे की कन्याएं बहुत होशियार होती हैं, मैं तो वो नहीं कर पाऊंगी। तो माँ ने कहा नहीं, जो पढ़ाया जाएगा उसमें से ये एग्ज़ाम होगा। मैंने कहा फिर ठीक है। परंतु जब मधुबन आए तो क्योंकि परिवार पुराना था, हम बहनों की पहले सिलेक्शन हुई। बहुत सारी कुमारियां आई थी, लेकिन उन कुमारियों में से सिलेक्शन की गई जो अपना अंगूर का बगीचा है मधुबन में, पांडव भवन में, वहाँ पर पत्थर की बेंचेस थी और वहाँ पर हम लोगों का इंटरव्यू हुआ। सिलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग में मेरा लक्ष्य था कि मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूँगी, क्योंकि धन के लिए डिपेंडेंस ठीक नहीं, और मैं जॉब करूँगी। लेकिन चंद्रमणि दादी जी ने अच्छा तीर लगाया। बड़ी दादी ने कहा, दादी कुमारिका ने, कि तुम कितना कमा लोगी, कितना कमा लोगी, लेकिन मम्मा जैसे अगर आप कई आत्माओं के जीवन को प्रेरित करें, वे बाबा के यज्ञ में सहयोगी बने, उसका शेयर आपको मिलेगा। तो बात समझ में आई। परंतु पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, वे चाहते थे कि मैं आगे स्टडी करूं, क्योंकि बाबा का डायरेक्शन था। बड़ी दादी ने पत्र लिखे पिताजी को, आपने आशा को बांधेली बना लिया है। मैंने पंछी भेजे थे, मैं और छोटी सिस्टर, मैंने पंछी भेजे थे, ये वापस लौट करके आएंगे, लेकिन आपने पंछियों को पिंजरे में डाल दिया है। ऐसे दादी उनको लिखते रहते थे, लिखते रहते थे। और आखिर दादी ने घर से मेरे को, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कंप्लीट किया, पिताजी को संतुष्ट करने के लिए 1 साल जॉब किया, सब दादी से पूछ के। और फिर दादी जी ने मेरे को मधुबन में बुला लिया। और मैं ये कहूँगी कि दादी जी निमित्त बने
इतने सुंदर जीवन को देने के लिए। बाबा ने मरजीवा जन्म दिया, परंतु आगे का जो जीवन बनना हुआ वो आदरणीय दादी जी के ही डायरेक्शन में, निरीक्षण में होता रहा है और आज दिन तक भी है। मैं दादी को कभी एब्सेंट नहीं समझती हूँ। दादी की बताई हुई बातें, शिक्षाएं सदा याद रहती हैं, तो मेरे लिए वो कभी भी एब्सेंट नहीं है। दादी अव्यक्त रूप से सदा साथ है। अगर दादी की बातें मेरे साथ हैं तो दादी मेरे साथ है, मेरे को ऐसा अनुभव होता है। और दादी जी के साथ में फ्री थी, बहुत स्नेह था, रिस्पेक्ट भी बहुत थी। दादी को मैं कहती थी, दादी मेरे में इतनी ताकत नहीं है जो मैं इतने संगठन में चल सकूं, और मैं ट्राई करूंगी। तो जब दिल्ली पांडव भवन बना, दादी जी ने वहाँ पर रखा फर्स्ट डे से। अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था दिल्ली पांडव भवन का, तब से वहाँ पर थे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑफिस था। और आप जानते हैं दिल्ली पांडव भवन से जितने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो देश विदेश की वृहद सेवाएं हुई हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हैं, चाहे लिटरेचर भेजा गया, चाहे पॉलिटिशियंस को वर्ल्ड वाइड लेटर्स भेजे गए, मैसेजेस बाबा के भेजे गए, वो सब अपने ऑफिस पांडव भवन दिल्ली से होते थे। तो दादी को मैं हमेशा कहती थी, दादी मैं ट्रायल पर हूँ, मैं फुली सरेंडर नहीं हूँ, मैं ट्रायल पर हूँ। दादी कहते तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने कहा दादी अगर ना चल सकी, ईगो क्लैश हुआ, कुछ हुआ तो दूसरी एक शर्त मैंने दादी के साथ रखी थी, और वो शर्त ये थी कि दादी जितना काम बहनें करती हैं सेंटर पर, सवेरे मुरली सुनाना, शाम को मुरली सुनाना, दिन में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, ये तो मैं जॉब करते भी कर सकती हूँ। मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है, मैं वो भी करूँगी और ये भी करूँगी। अगर आप मुझे इतना व्यस्त रख सकते हैं कि मुझे ये महसूस हो कि दिन में 24 घंटे के बजाय 26 घंटे होने चाहिए, तब मैं सरेंडर करूँगी। तो दादी ने, ये चैलेंज था, लेकिन दादी हमारी कम तो नहीं थी। दादी ने चैलेंज स्वीकार। दादी जब दिल्ली आए तो मेरे से पूछते, आशा तुम बिजी रहती हो? बिजी रहती हो? और मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बिजी रहती थी, खूब बिजी रहती थी। फिर दादी ने केवल ऑफिस के संस्कार नहीं, बाबा का वारिस बच्चा ऑलराउंडर होता है। केवल भाषण करने वाला, क्लास कराने वाला नहीं होता, उसको बर्तन मांजना भी आना चाहिए, तो सब प्रकार का काम आना चाहिए। तो आदरणीय दादी जी ने मेरे को कहा कि कुछ भी सेवा नहीं हो ना, अगर जिस दिन अपने आप को फ्री समझो, किचन में जाना, किचन की सफाई करना। बात समझ में आई? या अगर मैं घर की बच्ची हूँ तो बच्ची के नाते से तो सब काम हमारे हैं, सब काम हमारे हैं। ये संस्कार आदरणीय दादी ने डाला, और आज चाहे बर्तन मांजो, चाहे भाषण करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आदरणीय दादी का दिया हुआ संस्कार है, और मैं कर लेती हूँ। दादी जी ने सिखाया। दूसरा, मैं आपको एक संस्कार कैसे दादी देती है, एक माँ की तरह संस्कार देना। दादी ने, एक दादी के साथ भोजन करने का बहुत अवसर मिलता था। जब आती थी तभी दादी भोजन पर अवश्य बुलाती थी, दादी के साथ भोजन करती थी। एक दिन भोजन की टेबल पर समाचार मिला कि फलाने स्थान से इतना आम
मधुबन निवासियों के लिए आ रहा है। अच्छी न्यूज़ थी। दादी ने मेरे से पूछा, आशा तुमको कभी ख्याल आता है कि मैं फल लेकर के जाऊं? तो मुन्नी बहन ने कहा, दादी ये तो हमेशा लेके आती है। दादी ने कहा, ये दादी के लिए लेके आती है, कभी इसको ये आया कि मैं सभी मधुबन वालों के लिए लेके जाऊं? मैंने कहा, दादी ये तो नहीं आया। दादी ने ये संस्कार डाला और तब से इसको मैंने अंडरलाइन किया कि आप अगर बाबा के हैं, जैसे बाबा बेहद का है, सारा मधुबन आपका है। और मधुबन जब तक आपको अपना महसूस नहीं होता तो वो वारिस बच्चा ही क्या है। इसलिए एक ये संस्कार कि सबके प्रति, और ये अटेंशन हमने रखा है तब से, ये एक संस्कार दादी जी ने दिया बेहद का, सबको अपना समझो। तीसरा, दादी जी ने नई नई बातें करवाती थी, मोटिवेट करती थी। मैं कभी कहती, दादी ये मैंने कभी किया नहीं है, तो दादी कहते थे, कोई तो दिन होगा जिस दिन तुम उसे पहली बार करोगी। दादी ने अपना अनुभव सुना। ये बात है कलकत्ता की। कलकत्ता में मीडिया उस समय आता नहीं था, मीडिया की सेवा बहुत कम थी, परंतु हमारी कमलेश बहन कटक वाली और आसपी भाई होते थे जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। इन दोनों ने खूब मेहनत की। कलकत्ता में बड़ा मेला हुआ था और इतनी प्रेस के लोग आए, इतने मीडिया के लोग आए, दादी उनको देख करके नाच उठी। तो दादी ने कहा, आशा प्रेस रिलीज लिखनी है आपको। मैंने कहा, दादी प्रेस रिलीज तो मैं कभी लिखी नहीं है, वो तो हमारे जगदीश भाई लिखते हैं। जगदीश भाई तो वहाँ थे नहीं। दादी ने कहा, कभी नहीं लिखी तो कोई तो दिन होगा जो तुम लिखोगी फर्स्ट टाइम। आज समझो वो फर्स्ट डे है और प्रेस रिलीज लिखो। तो दादी ने अपना मिसाल दिया। यज्ञ में तुमको पता है लिटरेचर दादी लिखती थी, तो दादी ने अपना एग्जाम्पल दे करके मोटिवेट किया और उस काम को किया। बहुत अच्छा नतीजा रहा, रिजल्ट रहा। मेरे को दादी की दृष्टि बहुत अच्छी लगती थी। मैं दादी को कहती थी, दादी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सौगात नहीं चाहिए, क्योंकि हम हर बार मधुबन आते हैं, सौगात तो मिलती है। तो दादी ने कहा, सौगात के लिए मैंने जब मना किया, मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल आप दादी दृष्टि दो। तो आप जानते दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा, दृष्टि देती थी दादी, लेकिन कोई दिन सबक सिखाना होता है। उस दिन सबक सिखाया। दादी ने मेरे से कहा, आशा क्या तुम भगत हो? मैंने कहा, नहीं मैं बिल्कुल भगत नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानी तो आत्मा हूँ। तो दादी ने ये इशारा दिया, इस तरीके का ये रखना संकल्प, ये भी भगत की निशानी है। तो सीख गए, बातें सीख गए। फिर और बहुत सारी बातें दादी ने एक मोटिवेशन जो और दिया। मैं 1972 में बेंगलोर के एक सेंटर पर थी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था वहाँ। दादी ने पहले कुछ घटना घटी थी, तो दादी ने वहाँ पर भेजा था, तो मन नहीं था, मन लगता नहीं था। लेकिन दादी जी ने मधुबन बैठे हुए एक क्लास टीचर क्या होती है वो सब दादी ने मधुबन से ट्रेनिंग दी। कैसे हमको अटेंडेंस रजिस्टर रखना होता है, कैसे विद्यार्थियों का सारा रखना होता है, सब दादी ने वहाँ से बैठे सिखाया। करते थे, दादी को भेजते भी थी। मैं 4-5 महीना वहाँ पे रही।
फिर दादी ने मेरे को मधुबन बुला लिया और फिर पांडव भवन दिल्ली में। तो मैं बता रही थी कि उस समय दादी ने एक पत्र लिखा मेरे को, जिस पत्र में ये लिखा कि आशा, अभी भी शायद वो पत्र रखा होगा, आशा प्रजा तो सबको ही बनाते हैं, लेकिन राजा बनाना कोई कोई का काम होता है। ये मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेटिंग लगा। उस समय मैंने इसका अर्थ नहीं समझा, मुझे उस समय इसका अर्थ समझ में नहीं आया, परंतु बाद में रेट्रोस्पेक्ट वो अर्थ समझ में आया कि प्रजा बनाई तो क्या बनाया, प्रजा बनाई तो क्या बनाया, राजा बनाओ तब है बात। और दादी ने वो पत्र में जो लिखा था राजा बनाना, तो वो मेरे को एक ध्यान पर ये बात दादी जी की रहती है। ऐसे ही जब ORC खुला, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, तो ORC आप सबको पता है दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर, इर्द गिर्द केवल खेत ही खेत थे, पॉपुलेशन भी नहीं, वो अभी भी नहीं है, और इंडस्ट्री थी, परंतु इंडस्ट्री में लेबर थी, मालिक तो दिल्ली रहते थे, और सेवा करें तो क्या करें। जब दादी जी ने उसका उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद दादी जब जा रहे थे, तो फिर से एक, जैसे होता ना किसी को चैलेंज थ्रो करके जाना, दादी ये बहुत चैलेंजेस थ्रो करती थी। दादी ने चैलेंज थ्रो किया, आशा ये इतना बड़ा कैंपस एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। मेरे को तो चिंता लग गई, कहाँ पर सेवा करेंगे, खेत ही खेत है, गांव कभी देखा नहीं, परंतु जो भाई बहन आते थे मैं उनको कहती थी दादी ये चैलेंज थ्रो करके गई है, दादी ये चैलेंज थ्रो करके गई है कि एक भी दिन ये खाली नहीं रहना चाहिए। तो जैसे कहते ना किसी का माथा गर्म हो जाए कि कैसे हम सेवा क्रिएट करें, क्या करें, और धीरे 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 वो समय आया जबकि वो अभी सेवाओं में अपना योगदान दे रहा है। आदरणीय दादी जी ट्रेनिंग जब चालू हुई टीचर्स की, तो मुझे सौभाग्य मिला दादी के अंडर काम करने का। मैं समझती हूँ शायद 75-76 से टीचर्स ट्रेनिंग मधुबन में शुरू हुई, और दादी जी ने उसके टीचर्स के लिए बुलाया। रतनोई दादी जी थे, चंद्रमणि दादी जी थे, उन सब के साथ मैं छोटी सेवा में थी। परंतु भाइयों बहनों, मैं आपको क्या बताऊं, दादी जी का व्यक्तित्व इतना उत्कृष्ट था, जो उनके करीब काम करके अनुभव हुआ, इतनी कल्याणकारी थी। एक एक कन्या के लिए सोचना, उनको कैसे ऑल राउंड उनको ट्रेनिंग देना है, हर प्रकार की, दादी कहते सुई धागे से लेकर के हर प्रकार की ट्रेनिंग इनको मिलनी चाहिए। दादी स्वयं भी कराते थे, लेकिन उनकी जो भावनाएं थी कुमारियों के प्रति, टीचर्स के प्रति, एक एक टीचर कैसी होनी चाहिए, रहम दिल,
नॉलेजफुल, योगी, ज्ञान में नंबर 1, भाषण में नंबर 1, स्थूल में भी नंबर 1, और कैसे हर कन्या का कल्याण करना है। क्योंकि जब सेट करते थे कौन सी कुमारी कहाँ जाएगी, दादी पूरा वो स्थान इमर्ज करती थी अपनी बुद्धि में कि इस कन्या का कहाँ भेज करके उत्थान होगा, उन्नति होगी। मैंने आज दिन तक ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा जिसका इतना टीचर्स और टीचर्स की प्रगति से प्यार हो। दादी क्या चाहती थी, टीचर्स, एक एक टीचर कैसी होनी चाहिए, जबरदस्त दादी की भावनाएं थी। आज ऐसी दादी जो अब भी हमारे लिए कमांडर हैं, कैसे श्रीमत का पालन करके आज्ञाकारिता और आदर्श ब्रह्मा कुमारी कैसे बनना है, दादी जी अपनी क्लासेस के द्वारा हम सबको सुनाते रहे। और वो सब चीज़ें मेरे को लगता है हम सबके ब्लड में आ गई हैं, क्योंकि बचपन से लेकर के आज दिन तक दादियों के उसमें होने से वो सब चीज़ें हमारे अंदर ब्लड में हैं। ऐसी दादी को बहुत आदर से, दिल के प्यार से अपनी भावांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति।